साथियों, सबसे पहले लोन सिक्योर के बारे में बात करेंगे, ऋण सुरक्षा। अगर आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं और जब आपका लोन डिसबर्स होता है यानी कि आपको मिलता है, उससे पहले आपका एक इंश्योरेंस कर दिया जाता है जिसको लोन सिक्योर बोलते हैं, ऋण सुरक्षा बोलते हैं, अन्य नामों से भी उसको पुकारा जाता है। अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी अलग अलग नाम से उसको नाम उसका डालते हैं उसमें, लेकिन होता उसका मतलब यही है, लोन सिक्योर और होम सिक्योर। सबसे पहले तो इन दोनों चीजों में फर्क समझेंगे। लोन सिक्योर का मतलब है, अगर अमरदीप कादियान ने आज इस मकान के ऊपर 5 करोड़ रुपए का लोन लिया और 1 साल के बाद मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया, 20 साल के लिए मैंने लोन लिया, तो 19 साल का पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी उस बैंक को पे कर देगी, बैंक या एनबीएफसी कंपनी को जिससे मैंने लोन लिया है। और इसकी कागज, इसके पेपर, जो रजिस्ट्री है, मेरे बच्चों को मिल जाएगा, उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट, मतलब क्लेम मिल गया। अब अगर मैं 19 साल के बाद मेरा हैप्पी बर्थडे हुआ तो 1 साल का इंश्योरेंस का पैसा इंश्योरेंस कंपनी उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दे देगी। अगर 20 साल भी हैप्पी बर्थडे नहीं हुआ तो फिर कोई भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। जो उन्होंने मेरे से किस्त ली, जो उसको इंश्योरेंस की भाषा में प्रीमियम बोलते हैं, वो मेरा जीरो हो जाएगा। ये तो है लोन सिक्योर। लोन सिक्योर का मतलब ये है, जो लोनी है उसका इंश्योरेंस कर देते हैं जिसने लोन लिया है। होम सिक्योर, होम सिक्योर का मतलब है उस मकान को सिक्योर कर देते हैं जिसके ऊपर वो 5 करोड़ का लोन लिया गया है। भाई अगर वो भूकंप की वजह से गिर गया या बाढ़ आके कोई नुकसान हो गया या उसमें आग लगी तो वो कवर हो जाएगा, उसका पैसा उतना मिल जाएगा। आम आदमी जो है वो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ नहीं है, इंश्योरेंस को समझता नहीं, वो होम लोन को ही लोन सिक्योर समझता है। वो सोचा होम सिक्योर कर दिया ना तो मतलब आदमी का इंश्योरेंस हो गया। नहीं, जब तक 100% कंपनियां लोन सिक्योर तो करते ही करते हैं, उस आदमी का, लोनी का तो इंश्योरेंस करते ही करते हैं। और बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां ऐसी हैं अलग से भी चेप्पू लगा देती हैं, मतलब ओम को भी सिक्योर कर दिया। अरे किस चीज का सिक्योर करा है यार ओम? भाई अर्थक्वेक आ गया तो, भूकंप आ गया तो, बाढ़ आ गई तो, आग लग गई तो घंटा आग लग जाएगी। 6 mm की तारा डलवा रखी यार, सारे एसी चला दे चाहे, घंटा आग लगेगी? नहीं लगती। आग क्या लगेगी? कोई मोमबत्ती जलावा है, चूल्हा बाड़ा है, उस आग लगेगी? ऑप्शन खत्म। हमारी 7 पीढ़ी यहां से हरिद्वार चली गई, भूकंप तो आया ही नहीं। अरे भूकंप आवे, भूकंप जोन में ही नहीं है यार। कदी कदार मैक्सिमम इतना भूकंप आया कि बस पंखे हिल गए, पंखे ऐसे हिल गए अपने आप। दीवार तो हमने आज तक कदी हिलती देखी नहीं, बेड हिल गया थोड़ा सा, बस इतना भूकंप आ गया। तो भूकंप जोन में नहीं है, वो भी फ्री के पंखे बाड़े में पैसे जा रहे हैं। तीसरा क्या कर रहे हैं, बाढ़ आ गई तो अबे यहां से डैम 2000 किलोमीटर दूर है यार, बाढ़ कैसे आ जाएगी? वो वहां से यहां तक पहुंच जाएगा सीधा, आसमान तो रुकावेगा के पानी? सरकार रोकेगी नहीं के? वो पानी सीधा तीर की तरियो सीधा थोड़ी चलेगा, चारों साइड फैलेगा यार। 7 पीढ़ी मारी यहां तो हरिद्वार जाली, कोई बाढ़ तो आई नहीं यहां। अरे यहां तो वैसे भी नहीं आ सकती, दोनों साइड तो नहर है यार। फुद्दू बनाने की स्कीम है इनकी। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस कर देते हैं। अब तेने हेल्थ के लेना यार इसकी, यो बंदा जिंदा, हेल्थ इसकी खराब भी हो तो पैसे लेगा ना भाई। और सबसे बड़ा इनकी ठगी का फार्मूला क्या है, ये सारे इंश्योरेंस करके बहुत से बैंक एनबीएफसी कंपनियां 99% इंश्योरेंस के पेपर ही नहीं देती, जिसको पॉलिसी बॉन्ड बोलते हैं। इनका मतलब क्या है, क्यों नहीं देते? ज्यादातर ये क्या कर रहे हैं, आरबीआई से तो परमिशन ले रखी है इन्होंने लोन देने की, लोगों को कर्जाई करने की, और आईआरडीएआई वहां से लाइसेंस लेके आ रहे हैं। आईआरडीएआई मींस इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस करने की पावर देती है किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी को या किसी आम आदमी को।
वहां से लाइसेंस लेके आगे इंश्योरेंस करने का, आरबीआई से लाइसेंस लेके आगे कर्जाई करने का। अब दोनों का मालिक एक ही हो गया, वही तो लोन दे रहा है, वो इंश्योरेंस कर रहा है। अमरदीप कादियान को उसने लोन दिया, उसी ने इंश्योरेंस कर दिया। अब पैसे ले लिए, अगर मैं 1 साल के बाद हरिद्वार चला गया तो क्लेम कौन पास करेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी और वो लोन कंपनी, दोनों का बाप तो एक ही है, उनका मालिक तो उनका एक ही है। अब मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं, भाई इस जेब में से पैसे निकाल के नीचे वाली में डाल ले। वो क्यों डालेगा? अगर किसी और इंश्योरेंस कंपनी से उसने इंश्योरेंस मारा करवाया है तो वहां पे क्लेम के लिए डाल देगा। क्लेम का तरीका क्या है? भाई अमरदीप कादियान नहीं रहा 1 साल के बाद, फॉर एग्जाम्पल 20 साल के लिए मैंने लोन लिया, तो मेरे बच्चों को सिर्फ एक एफिडेविट देना पड़ेगा, मेरी वाइफ को, कि भाई जो मेरा हस्बैंड है उसका नाम ये था, बाप का नाम ये था, इतनी उसकी एज थी, इस तरीके से वो मर गया, एक्सीडेंटल हुआ या नेचुरल डेथ हुई। वैसे तो 50 तरह से आदमी की मौत हो सकती है, लेकिन सिर्फ 2 तरीके से मानी जाती है। सारी दुनिया के अंदर लगभग 800 करोड़ आदमी हैं, वो सिर्फ 2 तरीके से मरेंगे, या नेचुरल डेथ होगी या एक्सीडेंटल डेथ होगी। नेचुरल डेथ का मतलब शरीर के किसी भी अंदर के कारण से अगर आदमी की डेथ होगी तो उसको नेचुरल डेथ में कंसीडर किया जाएगा। शरीर के बाहर के किसी भी कारण से आदमी की डेथ होगी तो उसको एक्सीडेंटल डेथ में कंसीडर किया जाएगा। और किसी तरीके, तीसरे तरीके से आदमी मर ही नहीं सकता। तो अमरदीप कादियान जब मरेगा 2 ही तरीके हैं। एक्सीडेंटल में यह नहीं है कि गाड़ी मेरी भिड़ेगी वो एक्सीडेंट माना जाएगा, अरे पंखा गिर के मर गया, करंट लग के मर गया, सांप काट के मर गया, किसी भी कारण से जो शरीर के बाहर से कोई भी कारण से मेरी डेथ होगी उसको एक्सीडेंटल माना जाएगा। कोरोना होकर मर गया भाई, लंग फेल हो गए, हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेल होगी, उसकी वजह से मेरी डेथ होगी, बुखार हो गया मर गया, शरीर के किसी भी अंदर के कारण से अगर मेरी डेथ होगी तो उसको नेचुरल डेथ मानी जाएगी। अब इनको ये पता है भाई जिस दिन इसकी डेथ हो जाएगी, अब इंश्योरेंस का क्लेम करने का क्या तरीका है? भाई मेरी वाइफ को एक एफिडेविट देना पड़ेगा, या तो मेरी एक्सीडेंटल डेथ हो या नेचुरल डेथ हो, या दोनों में से एक कारण हो सकता है। वो लिख के देगी भाई एक्सीडेंट हो गया, मान लो सांप काट गया भाई, मर गया मेरा आदमी, तो वो दे देगी। उसके अलावा 2 आदमियों को और एफिडेविट चाहिए, क्योंकि मैं हिंदू हूं, जब मेरा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा तो अंतिम संस्कार करेंगे, जलाएंगे, तो वो 2 आदमी एफिडेविट देंगे कि भाई अमरदीप कादियान को हमारे सामने इसका अंतिम संस्कार किया गया है, इसको जलाया गया है, बस। उसके बाद वो क्लेम के लिए चला जाएगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी अपनी तहकीकात करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, भाई कोई मरे भी है कि नहीं। अरे मोहल्ले पड़ोस में पूछेंगे मर रहा होगा तो बतावेंगे यार, कितनी भी दुनिया झूठी होगी हो, लेकिन 2 चीज की झूठ नहीं बोलता कोई, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ हो चसाड़ा वो भी नहीं बोलता। एक तो मरेगी झूठ नहीं बोलते, किसी के बारे में भी झूठ में नहीं कहते कि वो आदमी मर गया, और एक पैदा होने के बारे में नहीं बोलते। कोई भी आपको ये नहीं कहता सुने को फलाने का बच्चा हो गया और उसका बच्चा हो ही ना हो, उस चीज की झूठ नहीं बोलते, ना मरने की झूठ बोलते। चाहे कलयुग भी आ रहा है, पर इतना कलयुग तो मैंने देखा नहीं भाई आज तक, ना सुना कभी कोई 2 चीजों की। अब वो मोहल्ले पड़ोस में पता करेंगे तो पता लग जाएगा भाई मर गया, ये भी पता लग जाएगा किस कारण से भाई सांप काट के मरया, तो आ जाएगा, तो उनको क्लेम देना पड़ेगा। अब इनको दिक्कत क्या है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी इनको ही है, क्लेम भी इनको ही देना पड़ेगा और लेना भी इनको ही पड़ेगा। इस कारण से ये पहले ही गेम चलाते हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी देते नहीं। अमरदीप कादियान मान लो डिसेंट एडवाइजर ने, हमने तो सारा पता है यार, बैंकिंग की और इंश्योरेंस की मारे तो खोपड़े में से हो रही सारी। जब से बैंकिंग का जन्म हुआ 1843 में, और इंश्योरेंस का कब जन्म हुआ? 1819 में। ये लंदन के लॉयल हाउस से स्टार्ट हुआ था, जिसको मॉडर्न इंश्योरेंस बोलते हैं, जो आज भी चला हुआ है। इसको 224 साल हो गए इंश्योरेंस को होते हुए सारी दुनिया के अंदर। तो मारे तो खोपड़े में 1818 से लेके आज तक इंश्योरेंस में जो भी अमेंडमेंट हुए, जो भी बदलाव हुए, और भाई जो
बैंकिंग में 1843 से लेके आज तक 180 साल में वो मारे सारे कोपड़े में से वो है। मान लो मैं आम आदमी हूं, मैं पॉलिसी बॉन्ड लूंगा नहीं। जब मेरा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, मेरे बच्चे बताएंगे भाई नेचुरल डेथ होगी मान लो, तो पहली बात तो है कि मैं उसका तो इंश्योरेंस ही नहीं था, उसका तो होम का इंश्योरेंस का रखा था हमने, उसको कानूनी बात बताएंगे, उनको पता ही नहीं। अगर पॉलिसी बॉन्ड के बारे में उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी और पॉलिसी बॉन्ड उसके पास है ही नहीं, दे ही नहीं रखे ने, तो कह देंगे भाई नेचुरल डेथ हुई आपके पापा की, तो ये तो एक्सीडेंटल डेथ का कर रखा था हमने, तो एक्सीडेंटल होगी तो नेचुरल कह देंगे। और नहीं तो एक गेम और चलाएंगे, जो गारंटर ले रखे होगा, मेरी वाइफ ले रखी होगी, तो कह देंगे इसका इंश्योरेंस था जी, आपका इंश्योरेंस था, आपके आदमी का तो था ही नहीं। और लुगाई मर गई तो कह देंगे आदमी का था, उसका तो था ही नहीं। अब सारा देश सारा परिवार एक दिन थोड़ी मिलेगा मरेगा, ये इनकी फुद्दू बनाने की स्कीम है। अगर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार के पास, तो डेथ के बाद डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाए क्लेम मिलेगा कैसे। और भगवान ना करे, मरना सबको है, भगवान ना करे अगर आपने लोन ले रखे है तो आपका इंश्योरेंस हो ही रहा है, भगवान ना करे कभी ऐसा टाइम आ जाए, तो उससे पहले हैप्पी बर्थडे होने से पहले पहले अपनी पॉलिसी बॉन्ड ले लो। अब बहुत से कमेंट हमारे पास आते हैं, सर 5 साल हो गए लोन ने, तो 20 साल का लोन है, अब कैसे मिलेगा? अरे 5 साल हो गए, जब 15 साल हो गए यार, देना पड़ेगा उनको। एक लिखित एप्लीकेशन दे, भाई मेरा दे, इंश्योरेंस दे, पॉलिसी बॉन्ड दे। नहीं दे रहा तो IRDAI के पास कंप्लेंट कर दो, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, या इंश्योरेंस मुट्समैन के पास कर दो, बीमा लोकपाल के पास कर दो, इनकी कैंच निकट जाएगी। अगर बेफालतू के इन्होंने इंश्योरेंस कर रखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर रखा है, होम का भी इंश्योरेंस कर रखा है, तो आपकी मर्जी, आपके राइट्स हैं। जब भले 5 साल हो गए आपका लोन हुए, सारी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लो, 15 दिन का फ्री लुक पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अब लोग कहें जी 15 दिन का कैसे, 5 साल तो पहले ही हो गए। अरे छोड़, जब 15 साल हो गए हों, जिस दिन आपके हाथ में पॉलिसी बॉन्ड आएगा उसी दिन से फ्री लुक पीरियड स्टार्ट होगा। मतलब आज पॉलिसी बॉन्ड आपके हाथ में है तो आज से चाहे 15 साल हो गया, 15 दिन के अंदर अंदर आप उसको फ्री लुक पीरियड माना जाएगा। एक सिंपल एप्लीकेशन लिखो, 4 बात उसमें लिखो, भाई मेरे को आपकी टर्म कंडीशन पसंद नहीं आई, ठीक नहीं लगी, मैं आपका इंश्योरेंस नहीं लेता। वो सारा पैसा आपका रिफंड उनको करना पड़ेगा, बशर्ते कि आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है। सबसे पहले अपना पॉलिसी बॉन्ड लें, नहीं तो कल को हैप्पी बर्थडे हो गया, हरिद्वार चले गए, अगर मुस्लिम हो तो सुपर्दे खाक हो जाओगे। मुस्लिम का क्लेम लेने का क्या तरीका है? अरे वही उसकी वाइफ को एक एफिडेविट देना पड़ेगा और 2 आदमियों की गवाही देनी पड़ेगी, जो गवाह होंगे, जो कहेंगे भाई ये मान लो अमरदीप कादियान मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो मुझे दफनाया जाएगा कि भाई मेरे सामने इसको सुपर्दे खाक किया गया है। 2 आदमियों के एफिडेविट लगेंगे, क्लेम पास हो जाएगा। वही तरीका है। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, कम से कम 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना होगी। मतलब आप कोर्ट का जो आदेश है उसको नहीं मान रहे हैं। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, तो भी क्राइम नहीं कंसिडर नहीं होता। हाँ, कोर्ट की अवमानना करेंगे तो क्राइम में कंसिडर होगा। लेकिन अगर आपके पास चेक बाउंस का नोटिस आया, वैसे तो 99% चवन्नी छाप फेंक भेज रहे हैं, डरे घबराए नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, बाय एंड जमानत हो जाती है, सेम डे जमानत हो जाती है। और जमानत होने के बाद हमारे देश में 50 लाख से भी ज्यादा चेक बाउंस के केस चले हुए, 10 करोड़ से भी ज्यादा। मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, तब तक बोलो रामी हो जाएगा, फिर पैसे किससे लेंगे? तो डरे घबराए नहीं, कोई इसमें जेल नहीं जाना पड़ेगा कि कोर्ट में आप जाए और आपको जज साहब जेल में भेज देंगे। तुरंत प्रभाव से बेल मिलेगी, तुरंत प्रभाव से जमानत मिलेगी। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, DM साहब का, उसको कभी भी हल्के में न ले, कभी भी उसको इग्नोर न करें। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं,
तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं एज ए कॉमन मैन, उनको कोई खत्म नहीं कर सकता। सरफेसी एक्ट क्या, हमारे देश में कोई भी एक्ट ऐसा नहीं आ सकता जो आपके राइट्स को खत्म कर दे। आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। अगर 20% से पैसा कम रह गया तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं, आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। अगर आपकी 3 से ज्यादा ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा। 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो 3 के बाद आ जाएगा। 1 भी नहीं हुई और आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में किसी भी वजह से आप फाइनेंशियल डाउन है, नहीं पे कर पाऊंगा, तो 3 ईएमआई डिफॉल्ट होते, सबसे पहले आपके लोन को एनपीए में डालेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसके बाद सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके आपकी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है या आने वाली है, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। हमारे देश में कानून एक ही है, कोई आदमी भिखारी को चक्कू मारेगा या राजा को चक्कू मारेगा, मंत्री को मारेगा, संतरी को मारेगा या किसी भी आम आदमी को मारेगा, तो सजा बराबर मिलेगी, 307 ही लगेगी, अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगी यार, कोई अलग से धारा नहीं लगेगी। ऐसे ही लोन 50,000 का है, 50 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, 50 अरब रुपए का है, जितने का भी है, कानून एक है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) सिंबॉलिक पोजेशन, फिजिकल पोजेशन, डीएम साहब, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्या टर्म कंडीशन है हमारे साथ जुड़ने की, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। आप मेरे से 5 स्टेटों में कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं, कहीं भी पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हमें देख रहे हैं तो आप कुंडली में हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।